हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा है अभी, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, 11th क्लास का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इन सॉल्यूशंस, ठीक है। अब से पहले हमने रिएक्शन इन सॉल्यूशन के बारे में मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास परसेंट, ये सब पढ़ लिया है। अब हम पढ़ रहे हैं नॉर्मेलिटी के बारे में, ठीक है बच्चों। रेफरेंस बुक आपकी NCERT है एंड मास परसेंट आपको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया था। ये है आपके रिएक्शन इन सॉल्यूशंस। तो बच्चों नॉर्मेलिटी भी मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, एक बार फिर से देख लेते हैं इनको कि ये होते क्या हैं। मोलैरिटी को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, विच इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ये होती है आपकी मोलैरिटी। नेक्स्ट है आपकी मोलैलिटी, स्मॉल m। It is number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, ठीक है। तो ये हो जाएगा number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent। तो वेट यहाँ किस में है आपका, kg में है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नॉर्मेलिटी थी। तो नॉर्मेलिटी क्या होती है बच्चों, नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन होती है नॉर्मेलिटी आपकी। अब क्वेश्चन है कि ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है। ग्राम इक्विवेलेंट्स आपका होता है वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। किसी भी चीज़ का आपको ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, किसी सॉल्यूट का, सब्सटेंस का, उसका वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट आप कर दोगे तो आपको ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल आएंगे, ठीक है। अब ये इक्विवेलेंट वेट कैसे निकाला था, इक्विवेलेंट वेट निकालने का तरीका है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर N या X, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसे। वैलेंसी फैक्टर बच्चों अलग अलग सब कंपाउंड की, अलग अलग मॉलिक्यूल की आपको बताई थी कैसे निकालते हैं। इन केस ऑफ एसिड्स क्या होगा वैलेंसी फैक्टर, उसकी बेसिसिटी होती है, ठीक है। जैसे HCl के केस में बेसिसिटी 1 है तो इसका N फैक्टर कितना होगा 1। H2SO4 के केस में N फैक्टर कितना हो जाएगा 2। और स्पेशल केस क्या था आपका H3PO4, H3PO2 और H3PO3 का। तो इस केस में ऑलरेडी हम लोग एक्सप्लेन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं आप लोगों से। H3PO3, H3PO2, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है। कैसे आया था, स्ट्रक्चर के बेसिस पे आया था, ठीक है बच्चों। जब आप स्ट्रक्चर निकालोगे उनके अकॉर्डिंग आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हो इस तरह से। H3PO4 के केस में 3 रिप्लेसेबल H+ हैं, हाइड्रोजन हैं, तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर 3 आ जाएगा। इन केस ऑफ H3PO3 के केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन चलो देखते हैं कितने हैं बच्चों, OH, लेकिन ऑक्सीजन तो 3 है तो ये हाइड्रोजन इससे बॉन्ड बनाएगा और ये हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, ये दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे और वैलेंसी फैक्टर हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट केस था H3PO2 का, तो वो इस टाइप से था। इस केस में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कितने हैं आपके, ओनली 1, तो वैलेंसी फैक्टर आ गया इसका 1। तो वैलेंसी फैक्टर पता चल गया। अब आप इनका इक्विवेलेंट वेट निकाल सकते हो। कैसे करोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। इस तरह से एसिड्स का आपको समझ में आया था। बेसिस का क्या होगा, जो बेस है आपका उसका वैलेंसी फैक्टर क्या बताया था आपको, बेस की एसिडिटी क्या होती है उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। सपोज सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है 1, बिकॉज ये 1 OH माइनस आयन देगा। इसी तरह से MgOH का होल ट्वाइस इसकी कितनी है 2। अब एक और स्पेशल केस आया था देन बोरिक एसिड का H3BO3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर बच्चों 3 नहीं होता, क्या होता है 1 होता है। इसे कैसे लिख सकते हैं हम, BOH का होल थ्राइस, तो ये एक OH माइन को एक्सेप्ट कर लेगा और BOH का होल 4 माइनस बना देगा। सिमिलर केस था अमोनिया का NH3 का। NH3 के केस में क्या होगा आपका वैलेंसी फैक्टर बच्चों, ये एक H+ को एक्सेप्ट करेगा और अमोनियम आयन बनाएगा NH4+, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आएगा 1। ये सब समझ में आया था। सॉल्ट के केस में क्या होगा,
या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज ले लो या टोटल नेगेटिव चार्ज ले लो, वो आपका क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा सॉल्ट के केस में। जैसे कि आपको Al2SO4 का होल थ्राइस, इसका एग्जांपल आपको एक्सप्लेन किया। एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, एक एल्यूमिनियम पे चार्ज +3 प्लस 3SO4 -2, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है बच्चों टोटल, +6 और नेगेटिव कितना है, -6। तो या तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज ले लो या नेगेटिव चार्ज, तो n हो जाएगा आपका 6। कोई साइन नहीं देना है, n एक सिर्फ नंबर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर आपके पास कोई कैटायन है या एनायन है, ठीक है, कोई भी आयन है, तो जो उसका चार्ज होगा उस आयन पे वही आपका वैलेंसी फैक्टर होगा। सपोज आपके पास एल्यूमिनियम +3 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 3। आयरन 2+ है, तो उसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2। आयरन 3+ के लिए कितना लेंगे आप, वैलेंसी फैक्टर 3 ले लेंगे। ठीक है बच्चों, और बाकी सपोज आपके पास सिंपल SO4 -2 दे रखा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप 2 ले लेंगे। ठीक है, आपके पास कोई कैटायन या एनायन है, तो उस पर जो नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है, आयन के ऊपर जो चार्ज है वो उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट जो सेट होगा वो हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, या रिडक्शन ऑक्सीडेशन केसेस में जो होता है। तो बच्चों सबसे फेमस एग्जांपल यहाँ हम ले रहे हैं कि आपके पास ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट केस किसका है, KMnO4 पोटाशियम परमैंगनेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है बच्चों। क्यों, क्योंकि KMnO4 अलग अलग मीडियम में अलग अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, अलग अलग स्पीशीज़ में चेंज होता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग उसका क्या निकालेंगे हम, वैलेंसी फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, KMnO4 को अगर हम देखें तो 3 रिएक्शंस टाइप बनेंगी इसकी। कब, एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में और न्यूट्रल कंडीशंस में। ठीक है बच्चों, KMnO4 को जब आप एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Mn+2। बेसिक मीडियम में ये बनाता है MnO4 -2। ठीक है, या और K2MnO4 भी इसे हम लिख सकते हैं। और न्यूट्रल कंडीशन में KMnO4 किस में चेंज होता है, MnO2 में। ठीक है, अब एक एक करके हम तीनों कंडीशन में इनका वैलेंसी फैक्टर निकाल लेंगे। तो किसी भी रिएक्शन में आप किसी एलिमेंट का या किसी मॉलिक्यूल का वैलेंसी फैक्टर देख रहे हो, तो वो मॉलिक्यूल के अंदर जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा आपका, वही उसका वैलेंसी फैक्टर होता है। ठीक है, एक एग्जांपल से समझते हैं, KMnO4 वाले एग्जांपल से समझते हैं। KMnO4 इन एसिडिक मीडियम गिव्स Mn2+। देखो बच्चों, KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है बच्चों, एक बार मैं बता देती हूँ। KMnO4 के केस में पोटाशियम का लेते हैं हम +1, प्लस जिसका निकालना है उसको हम X मान लेंगे, मैंगनीज का X। O पे कितना है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कितना हो जाएगा, 4 × -2 यानी कि -8। तो ये कितना हो गया, और टोटल ओवरऑल चार्ज क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो X - 7 = 0, तो X हो जाएगा +7। तो KMnO4 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7 है। निकालना आता है पोटाशियम का +1, जिसको निकालना है उसको X मान लो, एक O पे -2 है चार्ज, तो 4 O पे कितना हो जाएगा, -8, और इधर ले जाओगे तो +7। अब इसमें चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं बच्चों। +7 से किस में चेंज हुआ है, +2 में। तो कितने का चेंज आया, 5 ऑक्सीडेशन नंबर का। तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 5। तो इन एसिडिक कंडीशन KMnO4 का वैलेंसी फैक्टर होगा बच्चों 5। अब न्यूट्रल कंडीशंस में देख लेते हैं, पहले बेसिक कंडीशन में देख लेते हैं। KMnO4 इन बेसिक कंडीशन गिव्स MnO4 -2। ठीक है, मैंगनीज का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है, KMnO4 का के अंदर जो मैंगनीज है +7 है। अब इसमें देखिए बच्चों, MnO4 -2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, इसे X मान लेंगे, प्लस
4 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना है -2 इक्वल्स टू टोटल, अब ये न्यूट्रल नहीं है मॉलिक्यूल, टोटल कितना चार्ज है -2, तो x माइनस 8 इक्वल्स टू -2, इसे यहाँ लेके जाएंगे -2 + 8, x इक्वल्स टू +6। तो MnO4 -2 में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या निकल के आई है, +6 निकल के आई है। ठीक है, तो KMnO4 से MnO4 -2 बनाया, K2MnO4 बना बेसिक कंडीशन में, तो टोटल चेंज कितने का आया है बच्चों, 1 का। तो इस केस में यानी कि टोटल चेंज कितना आया, 1। तो वैलेंसी फैक्टर भी क्या हो जाएगा इसका, 1 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया आपको। अब एक और बचा है न्यूट्रल कंडीशन, इसे और देख लेते हैं। KMnO4 इन न्यूट्रल कंडीशन क्या बनाएगा, MnO2। अब MnO2 में चार्ज कितना है इसका तो हमें पता है, +7 है। एक O पे -2, तो 2 पे कितना, -4, इस पे -4 है तो इस पे कितना हो जाएगा, +4। तो +7 से +4 में चेंज हुआ है ऑक्सीडेशन नंबर, तो टोटल चेंज कितने का हुआ, 3 का। तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया है, 3। समझ में आया बच्चों। इस तरह से आप KMnO4 का 3 डिफरेंट कंडीशन में वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। K2Cr2O7 ये क्या बनाता है एसिडिक कंडीशन में, Cr+3 में चेंज हो जाता है। अब आप K2Cr2O7 का जो मॉलिक्यूल है उसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करके बताओ। खुद से करो बच्चों। देखो इसका कितना लेंगे, +2, कितने क्रोमियम है, 2, तो 2x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 7, और एक ऑक्सीजन का कितना, -2, तो टोटल कितना हो जाएगा, -14। टोटल चार्ज 0 है, +2 + 2x -14 इक्वल्स टू 0, 2x - 12 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 6 आ जाएगा आपके पास। तो K2Cr2O7 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो है बच्चों +6। ठीक है, अब चेंज क्या हुआ है, चेंज हुआ है आपका +6 से +3। ठीक है, चेंज इन ऑक्सीडेशन कितना हुआ, 3 का चेंज हुआ, लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं, कितने एटम्स है क्रोमियम के, 2, तो 2 के लिए कितना चेंज होगा, 6। तो K2Cr2O7 जब क्रोमियम 3 में चेंज हो जाएगा तो आपका वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 6 आएगी। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब कुछ और एग्जांपल लेके देखते हैं कि सपोज आपके पास यही है, K2Cr2O7 का हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मैंगनीज का। आपके पास सपोज मैंगनीज +7 है। ठीक है, अब क्या हुआ, एक रिएक्शन हुई, अब मैंगनीज +7 किस में कन्वर्ट हुआ, मैंगनीज +4 + 2 मैंगनीज 2+। ठीक है, एक ही एलिमेंट का आपका ऑक्सीडेशन हुआ और 2 चीज़ें बनी, बट दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, डिफरेंट है। इस केस में आप ऑक्सीडेशन वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे। देखो बच्चों ध्यान से देखो, मैंगनीज +7 से मैंगनीज +4 बना, तो कितने ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ, टोटल चेंज है 3 का। ठीक है, जब ये मैंगनीज +7 से मैंगनीज 2+ बन रहा था तो कितने का चेंज आया, एक के लिए 5 का। बट 3 मैंगनीज +7 के कितने मॉलिक्यूल्स बने हैं, मैंगनीज +2 2, तो इसे हम कितना ले लेंगे, 2, तो 10। बट मैंगनीज 4 तो एक ही बना है, टोटल 3 मॉलिक्यूल्स मैंगनीज 7 में से एक बन गया मैंगनीज 4 और 2 बन गए क्या, मैंगनीज +2। तो इसके लिए 3 है, इसके लिए क्या हो जाएगा, 10। तो टोटल क्या हो जाएगा, टोटल चेंज कितना आया, 13 का। तीन मैंगनीज +7 के लिए टोटल चेंज आया है 13 का। तो पर मैंगनीज एटम कितना हो जाएगा, मैंगनीज आयन 13/3। तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया। एक बार रिपीट कर रही हूँ, मैंगनीज +7 के 3 मॉलिक्यूल्स थे या 3 मोल्स थे, जिसमें से 2 मोल्स आपके क्या बन गए, मॉलिक्यूल बोलना बेकार है, मोल्स बोलना होगा। 2 मोल्स बन गए Mn+2 और 1 मोल बना आपका Mn+4। तो आपको क्या करना है, इनिशियली जो आपके मैंगनीज +7 है
कितने मोल +4 बने और कितने मोल्स किस में कन्वर्ट हुए +2 में, उनको देख लो। टोटल कितना आया 13 आया, 3 के लिए 13 है तो पर एटम कितना आपका आ जाएगा, पर मैंगनीज आयन आपका 13/3। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। एक और केस देखते हैं सिमिलर। सपोज आपके पास मैंगनीज +7 है, वो किस में कन्वर्ट हुआ, मैंगनीज +7 और मैंगनीज 2+। आपके पास कोई रिएक्शन है, उसमें मैंगनीज +7 आपका स्टार्टिंग था, रिएक्टेंट था, और जो फाइनली बना उसमें एक मॉलिक्यूल तो मैंगनीज 7 ही है, एक कंपाउंड आपका, और दूसरे कंपाउंड में मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2। तो इस केस में आप कैसे निकालोगे, सिंपल पहले वाला तरीका फॉलो करेंगे हम। देखो मैंगनीज +7 से +7 में गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। बट मैंगनीज +7 से +2 में गया है तो टोटल चेंज कितने का हुआ, 5 का, ठीक है। लेकिन कितने मोल्स आपके 2 मैंगनीज +7 से मैंगनीज +2 में कन्वर्ट हुए, केवल एक ही मोल हुआ, तो टोटल चेंज भी कितने का हुआ, 5 का। तो टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 5 है, ठीक है। तो ये कितने के लिए है, 2 मोल्स के लिए, या 2 Mn+7 के लिए कितना चेंज, 5 के लिए, तो एक के लिए कितना हो जाएगा 5/2, इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा इस केस के अंदर। यहाँ तक सबको क्लियर है, आपको समझ आ रहा है जो मैं पढ़ा रही हूँ बच्चों। मैंगनीज +7 2 में चेंज हो जाए, चाहे अलग अलग चेंज हो जाए, बस आपको पर एटम निकाल के देखना है, ठीक है। अब हम क्या लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे। नेक्स्ट केस में क्या है, एक मॉलिक्यूल है जिसमें अलग अलग एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। जब आप मॉलिक्यूल देख रहे हो तो बच्चों ज़रूरी नहीं है कि आप केवल एक ही एलिमेंट को कंसीडर करो, ठीक है। आपको सारे एलिमेंट्स को देखना है कि ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये किस में कन्वर्ट हो रहा है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपने लिया Cu2s, Cu2s किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर 2+ और SO2 में। इस केस में बच्चों कॉपर Cu2s है, वो कॉपर 2+ बना और SO2 में कन्वर्ट हुआ। तो ध्यान से देखो बच्चों, आप क्या करोगे, केवल कॉपर को कंसिडर कर लोगे, ठीक है, वो मिस्टेक आपको नहीं करनी है। Cu2s में सल्फर पे कितना है -2, तो इस पे कॉपर टोटल कितना हो जाएगा +2, 2 कॉपर के लिए +2, तो एक पे कितना आएगा +1। तो Cu2s के अंदर कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी क्या हो गई है, +1 हो गई है। +1 से किस में कन्वर्ट हुआ, +2 में। सल्फर इसमें किस में था, -2 में। इसमें सल्फर कितना है, O पे -2, 2 पे -4, तो 1 पे सल्फर पे +4। ये किस में कन्वर्ट हुआ है, -2 से +4 के अंदर। और कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ है आपका, Cu2 कॉपर 1 से कॉपर 2 में, ठीक है। ध्यान से देखो, +1 से +2 में चेंज हुआ तो कितने का चेंज आया, 1 का। लेकिन कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो कितने एटम्स है, 2, तो 2 के लिए कितने का चेंज आया, 2 का, फॉर 2 कॉपर, ठीक है। सल्फर -2 से +4 गया है, -2 से +4, तो चेंज कितने का हुआ, 6 का, ठीक है। तो सल्फर का एटम 1 है तो टोटल चेंज यहाँ 6 का हुआ, इस केस में कितने का हुआ, 2। तो टोटल वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा आपका, टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज 8। तो इस केस में आपका वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा 8। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे बढ़ें, रिपीट करूं। आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसके 2 एलिमेंट्स हैं और दोनों एलिमेंट्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो रहे हैं। तो आप इंडिविजुअली देख लो कि इंडिविजुअली कितना चेंज आया ऑक्सीडेशन स्टेट में, और टोटल चेंज आप लिख सकते हो। समझ में आया बच्चों। अब चलो, अब नेक्स्ट कैटेगरी लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका बच्चों डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपके पास एक एलिमेंट है, रिएक्शन में एक एलिमेंट उसका ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और जो दूसरा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका ही रिडक्शन हो रहा है। यानी कि एक ही एलिमेंट का, एक ही मॉलिक्यूल में क्या हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल देके देखें, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इसका, सबसे इम्पॉर्टेंट है क्लोरीन का।
तो Cl2 से क्या बना, Cl माइनस प्लस ClO3 माइनस। ये आपका एग्जाम्पल हमने लिया है। Cl2 से Cl माइनस बना और ClO3 माइनस बना। अब पहले तो देखो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन है भी या नहीं है। तो खुद से देखो बच्चों, क्लोरीन जो है यहाँ Cl2 है, इस पर कितना चार्ज है टोटल, ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी क्या है, 0 है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। Cl माइनस पे कितना है, -1 क्लोराइड आयन है। और ClO3 माइनस में कितना है, देखो निकाल लेते हैं हम लोग, जिन्हें नहीं आता निकालना। क्लोरीन का निकालना है, इसे x मानेंगे। एक ऑक्सीजन पे -2, 3 पे कितना हो जाएगा, -6 इक्वल्स टू, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है बच्चों, चार्ज है इस पर कितना, -1 चार्ज है, तो इक्वल्स टू -1। तो उसे उधर ले जाओ राइट साइड, तो ये आपके पास आ जाएगा 5। तो ClO3 में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है +5। अब देखो 0 से -1 यानी कि रिडक्शन हुआ, और 0 से +5 यानी कि क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। इस केस में आपको क्या करना है, तो इस केस में सबसे पहले आप क्या करो, इन रिएक्शंस को अलग अलग लिख लेते हैं बच्चों, ध्यान से पढ़ना। Cl2 से हम क्या कन्वर्ट कर रहे हैं, Cl-, इसे एक पार्ट में लिख लो। नेक्स्ट स्टेप में आप लिखो Cl2 से क्या कन्वर्ट हुआ, ClO3- बना है। ठीक है, दोनों रिएक्शंस को आपने अलग अलग लिख दिया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को। अब देखो क्या करना है आपको, 0 से -1 चेंज कितने का आया, 1 का। 2 के लिए कितना आया चेंज, टोटल चेंज इस केस में कितना आया, 2 का। इसका 0, इसका कितना, +5, तो चेंज कितने का है, एक बार में +5, लेकिन क्लोरीन के 2 एटम्स हैं यहाँ, तो टोटल चेंज इस केस में कितना आया, 10 का। ठीक है, अब आपको इस केस में वैलेंसी फैक्टर निकालने का बहुत इजी फॉर्मूला है। देखो वैलेंसी फैक्टर इस केस में आप निकालोगे तो आप क्या करोगे, N1 N2 अपॉन N1 + N2, ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो बच्चों आप। देखो N1 सपोज आपने इस वाली रिएक्शन के लिए माना है और लोअर रिएक्शन के लिए मान लेते हैं N2, तो N1 कितना है, टोटल चेंज है 2 × N2 कितना है 10 अपॉन N1 + N2 2 + 10, तो ये कितना आया 20/12 यानी कि 5/3। तो इस केस में आपका वैलेंसी फैक्टर, इस डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन में वैलेंसी फैक्टर कितना आया है आपका, 5/3 आया है। क्या करना है, आपके पास एक रिएक्शन होगी जिसमें आपका पता चल जाएगा डिस्प्रोपोर्शनेशन है या नहीं है, पहले आप ध्यान से खुद देख लो। ठीक है, उन दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग लिख लो इंडिविजुअली। अब एक के अकॉर्डिंग चेंज देखो, जितने मॉलिक्यूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग चेंज देखो। ठीक है, फिर दूसरे का चेंज देखो। एन फैक्टर निकालने का तरीका है N1 N2 अपॉन N1 + N2। क्लियर है सबको? एक एग्जाम्पल और लेके आपको समझा देती हूँ। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों फॉस्फोरस का, P4। P4 एक रिएक्शन हमें मिली जिसमें P4 किस में कन्वर्ट हो रहा था, PH3 में और NaH2PO2 में कन्वर्ट हो रहा है। तो बच्चों आप खुद से पता करके देखो कि ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है भी या नहीं है। P4 आपका जो है फॉस्फोरस, उस पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, 0। PH3 में एक H पे कितना, +1, तो 3 पे कितना, +3, तो इस फॉस्फोरस पे कितना होगा, -3। ओवरऑल क्या होना चाहिए बच्चों, न्यूट्रल होना चाहिए, तो इस पे कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब हम NaH2PO2 में फॉस्फोरस के निकाल लेते हैं। सोडियम पे +1, हाइड्रोजन पे भी +1, कितने हैं 2, तो +2। फॉस्फोरस का निकालना है, इसे मान लेते हैं x, +2 × -2 = 0, +3 + x, ये कितना है -4 = 0, तो x - 1 = 0, तो x = +1। NaH2PO2 के अंदर फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर क्या निकाला है हम लोगों ने, +1 निकाला है। ठीक है बच्चों, तो फॉस्फोरस किस किस में चेंज हुआ है, PH3 और H2PH2 एक बार 0 से -3 यानी कि रिडक्शन हुआ और 0 से +1 यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ।
तो इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन में P4 का आप वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करोगे, ध्यान से देखो, स्टेप फॉलो करना, इजी है। देखो P4 आपने लिया, P4 से बन गया आपका PH3, ठीक है। पहले ने सेपरेट सेपरेट लिख लेते हैं। दूसरी बार P4 से आपका क्या बना, NaH2PO2। इस केस में देखो बच्चों, इस पे 0 है, इस पे -3, तो चेंज कितने का हुआ, 3 का, बट कितने एटम्स है, 4, तो टोटल चेंज कितना हुआ, 4 × 3 यानी कि 12 का चेंज हुआ। टोटल चेंज कितना आया है, 12 का आया है। अब इस केस में देखो फॉस्फोरस आपका 0 में है, और इस केस में NaH2PO2 में फॉस्फोरस किस में है, +1 में, तो चेंज कितने का आया, 1 का, बट कितने एटम्स है, 4, तो टोटल चेंज कितने का आया, 4 का। तो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन के अंदर टोटल चेंज पता चल गया है ऑक्सीडेशन स्टेट का, ठीक है। अब आप ये फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, देखो अपॉन N1 + N2, N1 कितना निकला हमारा, 12 × N2 कितना निकला हमारा, 4 अपॉन 12 + 4 48/16 विच इज़ 3। तो n फैक्टर इस केस में कितना होगा, P4 का 3 होगा। तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना होगा, तो इसके मॉलिक्यूलर वेट को किससे डिवाइड करोगे आप, 3 से डिवाइड करोगे। यहाँ तक सबको क्लियर है, सबको समझ में आया कैसे निकालते हैं n फैक्टर, डिफरेंट कंडीशन में आपको याद हो गया है। चलिए अब आप नॉर्मेलिटी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। नॉर्मेलिटी यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। देखो बच्चों, ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू V इन लीटर, ठीक है। अब हमें नॉर्मेलिटी और मोलरिटी में कोई रिलेशन है या नहीं ये देखना है। तो बच्चों इक्विवेलेंट वेट को हम और कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर। तो इक्विवेलेंट वेट की जगह लिखो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर इनटू वॉल्यूम। इसे आप और कहाँ ले जा सकते हो, ये ऊपर चला जाएगा, इंटू n। n है वैलेंसी फैक्टर। देखो बच्चों, आपको मोलैरिटी याद है, नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर वॉल्यूम का जो आता था हमारे पास नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला, याद है ये आपको, n/v। n को हम और क्या लिख सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू अपॉन वॉल्यूम। ये भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम किस में है, लीटर में है। तो देखो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, कैपिटल M यानी कि मोलैरिटी के साथ। तो n = मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये आपका रिलेशन आ गया। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी गिवन है और नॉर्मेलिटी पूछ रहा है तो आप इसीलिए इसे कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ तक क्लियर है सबको, आगे पढ़े। आगे हम पढ़ते हैं एक बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यही ग्राम इक्विवेलेंट्स का टॉपिक बहुत इक्विवेलेंट है, इन्हें मिल इक्विवेलेंट्स भी बोल सकते हैं हम लोग। ग्राम इक्विवेलेंट्स, देखो बच्चों आपके पास कोई रिएक्शन है, हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, सपोज A + B क्या मिलके बना रहे हैं, C, ठीक है। अब जब ये रिएक्शन बैलेंस है तो सपोज A के 1 मोल और B के कितने मोल, 2 मोल रिएक्ट करके 1 C का मोल बना रहे हैं, ठीक है। अब आपको तो मालूम है स्टोइकियोमेट्री क्या है, जो इनकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होते हैं ये क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स या मॉलिक्यूल्स है कि 1 मोल ऑफ A रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ B टू फॉर्म 1 मोल ऑफ C। ये तो आपको मालूम है, कब मालूम है, जब आपने रिएक्शन को बैलेंस किया, ठीक है, स्टोइकियोमेट्री के केस में। लेकिन हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स यानी ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में भी ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करेगा।
आपको उस केस में रिएक्शन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। आप ग्राम इक्विवेलेंट से ईजिली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। आपके पास कोई रिएक्शन है, आपको बैलेंस करनी नहीं आती है, वो सपोज आप नहीं कर पाए हैं, आपको प्रॉपर नहीं पता है, तो कैसे निकालोगे? एक रिएक्टेंट दूसरे रिएक्टेंट के जितने ग्राम इक्विवेलेंट है वो बी के उतने ग्राम इक्विवेलेंट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, देखो H2 plus O2 gives H2O। इस केस में क्या था, 2 moles of H2 react with 1 mole of oxygen to form 2 mole of water। ये तो आपको गिवन कंडीशन थी। ठीक है, अब आपको सपोज कोई रिएक्शन नहीं आती है तो पहले तो आप ग्राम इक्विवेलेंट कैलकुलेट करके दिखाओ। ग्राम इक्विवेलेंट एक क्वेश्चन दे रही हूँ, बच्चों खुद से कैलकुलेट करो। कैलकुलेट number of gram equivalents of 49 gram of H2SO4। ये क्वेश्चन है आपका, आप इसे सॉल्व करके देखो बच्चों खुद से, बहुत इजी है, 2 मिनट लगेंगे आपको। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैलकुलेट करने हैं आपको इन 49 ग्राम ऑफ H2SO4। ठीक है, देखो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते थे हम, या मिल इक्विवेलेंट्स, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना गिवन है, 49 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट पे तो पूरा अभी तक पढ़ ही रहे थे। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। मॉलिक्यूलर वेट H2SO4 का कितना है, 98। कैलकुलेट करके देखो, 2 + 32 + 64 98। वैलेंसी फैक्टर इसका कितना है, 2, तो 98/2 यानी कि 49। इस केस में कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स निकले हैं, इसका 1 ग्राम इक्विवेलेंट निकालना आ गया। एक क्वेश्चन और निकाल लो अगर आपको आ ही गया है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ 2 moles ऑफ MgOH का होल ट्वाइस। ये क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दे रखा है 2 मोल, उसके ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। आप सोचोगे कि मोल्स की फॉर्म में तो हमें आते ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को यानी कि मास अपॉन मोलर मास को भी हम क्या बोलते हैं बच्चों, मोल्स बोलते हैं। तो हम और क्या लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। समझ में आया? तो नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है आपको, 2 इंटू वैलेंसी फैक्टर MgOH का होल ट्वाइस का कितना होता है, 2, क्योंकि 2 OH माइनस आयन देगा। ठीक है, तो 2 × 2 = 4। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ गए आपके पास 4 ग्राम इक्विवेलेंट्स। ये तो आपको सबको समझ में आ ही गया होगा, बहुत इजी है। अब जो मैं आपको बता रही थी कि किसी रिएक्टेंट एक रिएक्टेंट है वो दूसरे रिएक्टेंट के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं आती तो आप निकाल सकते हैं। सपोज आपने क्या लिया, एक एसिड ले लिया, एक बेस ले लिया। ठीक है, अब एसिड का कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स और बेस के ग्राम इक्विवेलेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, क्वेश्चन में पूछेगा कि सपोज ग्राम इक्विवेलेंट दोनों के बराबर हैं तो क्या होगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपको फाइनल सॉल्यूशन क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा। लेकिन आपके पास एसिड है और बेस है, तो एसिड के कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले आपने, फिर क्या निकाले, बेस के कुछ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकाले। इनमें से जिनके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज़्यादा होंगे फाइनल सॉल्यूशन का नेचर भी वही होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन के थ्रू हम समझ लेते हैं इसे। क्वेश्चन कह रहा है आपका, क्वेश्चन बनाते हैं। हाँ, आपके पास H2SO4 है और NaOH है। 1 ग्राम H2SO4 रिएक्ट्स विद 3 ग्राम ऑफ NaOH। ठीक है, कुछ मोल वोल नहीं पता हमें और इतना दे रखा है, और सपोज हमें बैलेंसिंग भी नहीं आती, हम सिर्फ ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में रिएक्शन निकालेंगे। और ये पूछ रहा है कि जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा उसका नेचर आपको बताना है, बेसिक होगा या एसिडिक होगा। देखो क्या करोगे आप, H2SO4 ने किसके साथ रिएक्शन दी, NaOH के साथ।
ठीक है। गिवन क्या है आपको, वेट गिवन है दोनों का, तो हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। कैसे निकालते हैं, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। वेट कितना गिवन है 1, इसके इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, जो अभी भी निकाला था 49। अब इस केस में क्या है, वेट गिवन है 3, NaOH का केस क्या है, NaOH का वैलेंसी फैक्टर होता है 1, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट और इक्विवेलेंट वेट बराबर हो जाएगा। तो वो कितना होता है 23 + 16 + 1 यानी कि 40, तो 3/40। अब आप मुझे बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी बड़ी है, ठीक है। आप इन्हें सॉल्व करके देखो, तो 3/40 क्या है आपका, बड़ा है, तो यानी कि क्या है, आपके बेस के मिली इक्विवेलेंट्स क्या हैं, ज़्यादा है। तो फाइनल सॉल्यूशन का बिहेवियर भी कैसा हो जाएगा आपका, बेस के अकॉर्डिंग, यानी कि बेसिक नेचर हो जाएगा आपका फाइनल सॉल्यूशन का। क्लियर है बच्चों। तो ये इक्विवेलेंस का आपका जो टॉपिक था आपको समझ में आया, क्या है कि एक रिएक्टेंट दूसरे के बराबर ग्राम इक्विवेलेंट्स के बराबर या मिली इक्विवेलेंट्स के बराबर रिएक्शन करेगा। और भी बहुत सारी इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, जिन्हें आप ग्राम इक्विवेलेंट की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। नॉर्मेलिटी समझ में आया, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी के बीच में क्या रिलेशन है वो समझ में आया। तो आज हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं इस लेक्चर को।